नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने रसायन विज्ञान के परिचय को समझा था, फिर उसकी परिभाषा और रसायन विज्ञान की शाखाएं भी समझी थी, जिसमें मुख्यतः 5 शाखाएं होती है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री। फिर हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व, और हमारा आखिरी टॉपिक था पदार्थ या द्रव्य, जिसे मैटर या सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो पदार्थ क्या होता है? प्रकृति में मिलने वाली कोई भी वस्तु जो अपना कोई ना कोई स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कहा जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। इसे हम एक चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। जो पदार्थ का जो वर्गीकरण है, दो आधार पर किया जाता है। पहला भौतिक वर्गीकरण, जिसे फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली होती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैस अवस्था। और दूसरा वर्गीकरण होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शुद्ध पदार्थ, जिन्हें प्योर मैटर कहते हैं। दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसे इम्प्योर पदार्थ या इन अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण भी कहा जाता है, मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ फिर वापस दो भागों में बढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। दूसरा टाइप होता है अशुद्ध पदार्थ यानी या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहला हम पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली होती है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, दूसरी होती है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, और तीसरी होती है गैस अवस्था, जिसे गैसियस स्टेट कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में अंतर। तो एक कॉलम में आपको साइड में दिख रही है विशेषताएं। ये विशेषताएं ठोस अवस्था में कैसी होती है, द्रव अवस्था में कैसी होती है और गैस अवस्था में कैसी होती है। तो इसको हम एक टेबल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे आकार, ठोस अवस्था का एक निश्चित आकार होता है, जबकि द्रव अवस्था में निश्चित आकार नहीं होता है। आप जिस पात्र के अंदर द्रव को डालोगे वह उसी का आकार ले लेता है या उसी के अनुसार आकार हो जाता है। उसी तरह गैस अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, पात्र के अनुसार ये उसी आकार के हो जाते हैं। सेकेंड विशेषता बात करेंगे हम आयतन। ठोस अवस्था में आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था का भी निश्चित होता है और गैस अवस्था का कोई आयतन नहीं होता है, पात्र के अनुसार आयतन हो जाता है। थर्ड विशेषता होती है कणों के बीच में दूरी। तो ठोस अवस्था में कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है। क्यों होती है? उसका कारण ये है कि उनके बीच में एक बहुत अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जो क्या करता है, उन कणों को आपस में खींचे हुए रखता है, इसलिए उनके मध्य दूरी बहुत ही कम होती है। द्रव अवस्था में कणों के बीच दूरी ठोस से तो अधिक होती है पर गैस से कम होती है। फिर हम गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था में कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। फोर्थ विशेषता होती है कणों की गति। ठोस अवस्था में कण अपनी जगह पर कंपन करते हैं, द्रव अवस्था में कण एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गति करते हैं। गैस अवस्था में कण तेज गति से स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते हैं। पांचवी विशेषता होती है आकर्षण बल। तो हमने ऊपर बात करी कि ठोसों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, उसका कारण ये है कि कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव की बात करें तो द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है और गैस अवस्था में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है। इसी के कारण कणों के बीच दूरी इनमें बहुत अधिक पाई जाती है। छठी विशेषता होती है घनत्व।
घनत्व अधिक होता है अर्थात समान आयतन में द्रव एवं गैस की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है ठोसों का। द्रव का घनत्व मध्यम होता है, ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। गैस अवस्था में घनत्व बहुत कम होता है अर्थात समान आयतन में द्रव्यमान बहुत कम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ठोस अवस्था के उदाहरण है जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, बर्फ इत्यादि। द्रव अवस्था में पानी, तेल, दूध, शराब आदि। गैस अवस्था में वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी गैस है वो सभी इसी में आएगी। दो अवस्थाएं और अलग होती है जिनको हम अलग से पढ़ सकते हैं, जिसमें पहली होती है जलीय अवस्था। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जलीय अवस्था जिसे एक्वस स्टेट भी कहते हैं क्या होती है, तो वह अवस्था जिसमें पदार्थ जल में विलय होता है अर्थात जल एक विलायक सॉल्वेंट की भांति कार्य करता है। वह अवस्था जिसमें पदार्थ जल में विलय का मतलब जल में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल क्या है, एक विलायक सॉल्वेंट के भांति कार्य कर रहा है जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घुलने दे रहा है। और दूसरी अवस्था होती है वाष्प अवस्था या वेपर स्टेट। क्या होती है, तो जो पदार्थ सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में हो उसे गैस कहते हैं। जो पदार्थ सामान्य अवस्था में भी गैसीय अवस्था में उसे गैस कहते हैं, जबकि जो पदार्थ सामान्य ताप पर ठोस या द्रव हो लेकिन ताप बढ़ाने पर गैस बन जाए उसे वाष्प या वेपर कहते हैं। जैसे हम बात करें कि बर्फ लो या पानी लो, वो सामान्य अवस्था में कैसे है, बर्फ तो ठोस अवस्था में, लेकिन सामान्य जल क्या है, द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम उनको गर्म करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगी। तो फिर उसे गैस न कहकर हम उसे क्या कहेंगे, वाष्प अर्थात वेपर कहेंगे। आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।